हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वर्कबुक की क्लासेस शुरू कीजिए। तो उसी कड़ी में हमने आपके गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस पहले से शुरू कर दी है और आज से हम आपके विज्ञान विषय के वर्कबुक की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आज की इस क्लास में हम आपके आधार रेखा आकलन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है। ये कैसी कोशिका थी? रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो थी मर्त कोशिका। ठीक है। कौन सी कोशिका थी? मर्त कोशिका। इसकी खोज उन्होंने कहां कर की थी? कॉर्क की पतली काट में। कहां पर की थी? कॉर्क की पतली काट में। ठीक है। और सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है। कहां पर? तालाब के पानी में शैवाल के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा में। इसमें होती है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है। अगर मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, किसमें? मानव शरीर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तो ये कुछ कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी थी। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस। कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह या कह लो ऊर्जा ग्रह या कह लो कोशिका का पावर हाउस। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। फिर है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने आपके केंद्रक की खोज की थी। फिर हृदय क्या है? शरीर का सबसे व्यस्तम अंग। शरीर का सबसे व्यस्त यानी व्यस्त रहने वाला अंग। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? आपका हृदय है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। पदार्थ की अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है वह कौन सा है? तो देखो, अगर मैं बात करूं पदार्थ की, तो पदार्थ क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है। और वो क्या करती है? कुछ न कुछ जगह घेरती है, यानी उसका आयतन होता है। पदार्थ की विशेषता क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरती है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। या पदार्थ को हम दूसरा कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है। अब पदार्थ की मुख्य तो 3 अवस्था है, लेकिन आपकी किताब में कितनी दी हुई है? 5। कितनी है? पदार्थ की मुख्य 5 अवस्था है। कौन कौन सी? अगर मैं नाम बताऊं तो ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी आपकी गैस, चौथी आपकी प्लाज्मा। ठीक है। और पांचवी आपकी है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। कौन सी है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। ये पदार्थ की 5 मुख्य अवस्था है। तो प्रश्न पूछा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में आकार निश्चित होता है? तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसमें आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका कारण क्या है? कि कणों के बीच मजबूत अंतराणुक आकर्षण बल। इसका कारण क्या है? कणों के बीच
मजबूत अंतराणुक अंतराणुक आकर्षण बल। इस वजह से ठोस की आकृति और आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तीसरा, दही का जमना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दही देखो, दही का जमने का मतलब है कि दूध किसमें बदल रहा है, दही में। ठीक है, दूध किसमें बदल रहा है, दही में। तो दूध के गुण अलग हैं और दही के गुण अलग है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। ऐसा परिवर्तन है रासायनिक। अब आप चाहकर भी दही से दूध नहीं बना सकते। अब आप चाहकर भी दही से दूध नहीं बना सकते। दही का जमना इसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग, कितना भाग, 70% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक, पांचवा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। धन आवेश किस पे होता है, धन आवेश होता है प्रोटॉन पे। और उदासीन कौन होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें, किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए मैं न्यूट्रॉन का भी बता देता हूं, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत वाली गैस कौन सी है? तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन। कितनी है, 78%। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑर्गन पूछे, ऑर्गन है 0. आपके 93%। कितनी है, 0.93%। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपकी ऑर्गन। सातवां है, पादप में जल और खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? तो पादप के अंदर जल और खनिज लवणों का जो संवहन किया जाता है वो किया जाता है जाइलम उत्तक के द्वारा। इसके द्वारा, जाइलम के। और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन किया जाता है आपके फ्लोएम उत्तक के द्वारा। ठीक है, खाद्य पदार्थों का जो संवहन किया जाता है, खाद्य पदार्थों का संवहन वो किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। और जल और खनिज लवणों का जो संवहन किया जाता है वो किया जाता है जाइलम उत्तक के द्वारा। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 8, गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो गति का जो प्रथम नियम है वो कहलाता है जड़त्व का नियम। इसका नियम, जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम कहलाता है। गति का जो दूसरा नियम है उसे हम कहते हैं बल का नियम या त्वरण का नियम। गति का जो दूसरा नियम है उसे हम कहते हैं बल का नियम अथवा त्वरण का नियम। त्वरण का नियम जो क्या होता है, F=ma। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नववा, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी है, तो वह है पारा मरकरी। ठीक है, जिसका प्रतीक होता है Hg, यानी ये अपवाद है। क्या है, अपवाद। क्योंकि धातुएं कैसी होती है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन पारा अपवाद है जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 10, हथौड़े से पीटने पर सबसे अधिक ध्वनि निम्न में से किसकी सुनाई देती है? तो देखो, जो धातुएं होती है, धातुओं के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं ध्वनिक अथवा सोनोरस। ध्वनिक अथवा सोनोरस, यानी जब धातु की बनी वस्तुएं किसी कठोर चीज से टकराती है तो वो क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है। तो इसका सही उदाहरण होगा विद्यालय की घंटी। आप सबने सुना होगा कि विद्यालय की घंटी यानी बेल को जब किसी लोहे की रॉड से क्या किया जाता है, मारा जाता है, उस पर चोट की जाती है तो वो तेज ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे कहते हैं ध्वनिक अथवा सोनोरस। 11वां, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया है वो है ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई भी पदार्थ को गर्म करने पर वह ठोस से सीधे गैस में, कब, गर्म करने पर,
और ठंडा करने पर गैस से पुनः किसमें बदल जाता है? गैस से पुनः ठोस के अंदर बदल जाता है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब है द्रव का वाष्प में बदलना यानी गैस में बदलना। 12वां है बंदूक की गोली में होती है। तो बंदूक की गोली में क्या होती है? बंदूक की गोली के अंदर होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। फिर दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक है किलोमीटर। ठीक है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवर्ती का। ठीक है। 14वां सिंचाई के परंपरागत तरीके कौन से हैं? परंपरागत मतलब जो पुराने समय के अंदर यूज किए जाते थे, तो वो है आपका रहट। बाकी जो तीनों हैं ये है आपके गैर परंपरागत। कौन से हैं? छिड़काव तंत्र, चयन पंप और ड्रिप तंत्र। ये है आपके गैर परंपरागत या हम कह सकते हैं आधुनिक छिड़काव तंत्र। कौन से हैं? आधुनिक सिंचाई के तंत्र। आधुनिक सिंचाई तंत्र। ठीक। आगे बढ़े। 15वां गोबर की खाद होती है। तो गोबर की खाद कैसी होती है? प्राकृतिक खाद। कैसी होती है? प्राकृतिक खाद होती है। प्रश्न संख्या 16 है कान के कौन से भाग में कान के कौन से भाग में आभूषण पहने जाते हैं? तो कान का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है बाह्य कर्ण, जिसे हम कर्णपाली भी कहते हैं, वहां पर आभूषण पहने जाते हैं। 17वां विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो खट्टी चीजें होती है वो विटामिन सी की मुख्य स्रोत होती है। इनमें है आंवला। ठीक है। फिर 18वां है कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। क्या नाम था? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 19वां रेत से पानी को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि का चयन कीजिए। तो यदि मुझे रेत से पानी को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? निस्यंदन, यानी हम छान कर चलने की मदद से छान कर आसानी से रेत से पानी को अलग कर सकते हैं। 20वां किसी ध्वनि तरंग के अभिलक्षण होते हैं। तो एक ध्वनि तरंग के अंदर उसकी आवृत्ति होती है, उसका आयाम होता है और उसकी चाल यानी वेग होता है। ये तीनों ही ध्वनि तरंग के लक्षण हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके आधार रेखा आकलन के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।